हर दिन की तरह उस दिन भी बहू अनामिका फटे कपड़े पहन के 10 रुपए का पीतल का कान का, गले में हल्दी का मंगलसूत्र, जबकि सोने के जेवर के लिए सास बहुत परेशान करती थी। हाथ में घड़ा लेकर पड़ोस की बहुरानी पद्मा, साथ में माधवी, उन सभी के साथ मिलके वो गांव के ही पास के एक नदी से पानी लाने के लिए जा रही थी। मन को सुकून देता हुआ उस नदी को देखकर अनामिका कहती है, पद्मा, इस नदी को देखकर। अनामिका इससे पहले कि कुछ कहती, उससे पहले ही माधवी बीच में घुस के मजाक में कहने लगती है, याद है तुम्हें, तुम्हारी माँ ने इस नदी के बारे में कहानी सुनाई थी कि इस नदी में कूद के सोना मिला था उन्हें, तो तुम भी कूद के सोना लाने जाओगी क्या? लेकिन तुम्हें तो तैरना ही नहीं आता, तुम कैसे कूदोगी? अच्छा होता अगर तुम इस नदी में कूद जाती और सारा सोना ले आती, फिर तुम सुनहरी अनामिका बन जाती। माधवी की बातें सुन के अनामिका अपना मुंह टेढ़ा कर लेती है। अपना मुंह टेढ़ा मत करो अनामिका, हमसे देखा नहीं जाता। ये सुनते ही अनामिका साधारण हो जाती है। चाहे कुछ भी कहो, मेरी माँ ने जो कहा था वो मुझे सच्ची लगता है। नदी के बिल्कुल नीचे जरूर सोना होगा। तुम्हें तो तैरना आता है ना, चलो एक बार नीचे जाते हैं और सोना लेकर बाहर निकल आते हैं। हमेशा सोना सोना ही कहती हो, जैसे सोना देखा ही नहीं, जब देखो तब सोना और सोना। पद्मा की ऐसी बातें सुन के अनामिका का चेहरा लटक जाता है। अगर तुम्हारी सास भी सोने के लिए पागल होती तो तुम समझती, पर तुम मेरी तकलीफ नहीं समझ सकती हो। उसकी बातें सुन के पद्मा और माधवी दोनों ही चुप हो जाते हैं और अपना सर झुका लेती हैं। बहरे आंसू को अनामिका अपने हाथों से पोंछती है। चलो जल्दी, नहीं तो अब मेरी सास मेरे साथ कबड्डी कबड्डी खेलना शुरू करेगी। ये सुनकर माधवी मजाक उड़ाते हुए कहने लगती है, फिर अपनी सासू माँ को वो खेल सिखाओ ना जो तुम्हें खेलना आता है, जैसे बंदर और पेड़। ये सुनते ही अनामिका का मुंह बन जाता है। ये देखकर पद्मा, चाहे तुम कितना भी मुंह टेढ़ा कर लो या नाक खुजलाओ, मैंने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। याद है जब हम बच्चे थे, हम भी सोने के लिए नखरा करते थे, तब माँ जो मन में आता था कहती थी और हमें सुला देती थी। वही बात है, पर सच में नदी में सोना है क्या? हाँ, सब कहते हैं कि माँ की बातें सुनना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए। सच कहा ना पद्मा? फिर अब हम बड़े होकर माँ की बचपन की कहानियों पर क्यों नहीं भरोसा कर सकते? बताओ पद्मा। वो सब मैं नहीं जानती हूँ अनामिका, मैं बस इतना जानती हूँ कि नदी में कोई सोना वना नहीं है। अब तुम घर चलो। ऐसा कहकर वो तीनों घर की तरफ रवाना हो जाती है। जब पानी का घड़ा लेके अनामिका घर पहुँचने वाली होती है तो देखती है सासू माँ शारदा पूरे जेवर से लदी हुई है और अपने पति प्रसाद और बेटे रमेश से बात कर रही है। अब सासू माँ कैसे भी मुझे देख न ले। ऐसा सोचते हुए वो किचन की तरफ जा ही रही थी कि शारदा उसे देख लेती है और गुस्से से कहने लगती है, ए अनामिका, इधर आना। उसके बुलाते ही अनामिका डर जाती है और पानी का घड़ा लेके वहाँ आती है। कहिए सासू माँ। अभी के अभी तुम जिस कपड़े में हो उसी हालत में अपने मायके जाओ, और पिताजी जो तुम्हारे सोना देंगे बोले थे वो ले आओ, और एक खेत भी। जाओ, अभी जाके ले आओ। ये सुनकर अनामिका सर झुका के खड़ी रहती है, कोई जवाब नहीं देती। जवाब क्यों नहीं दे रही हो? जाओ, नहीं तो अभी के अभी मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। शारदा को जोर से चिल्लाते हुए देख प्रसाद कहने लगते हैं, शारदा, अभी भी कोर्ट का मामला सुलझा नहीं। अभी तुम इस तरह से कहोगी तो वो भी कहाँ से ला के देंगे? आपको तो बस बहू की आंसू ही दिखती है, लेकिन ये नहीं देखते कि आपके बेटे को रिश्तेदारों के सामने कितना अपमानित होना पड़ा। आप ये सब नहीं सोचते क्या? मेरे लिए बेटा और बहू दोनों समान है, दोनों आंखें हैं मेरी। मैं नहीं चाहता कि एक भी खराब हो, दोनों खुश रहे। बिन दहेज की शादी की है उसने। लोग ऐसी ऐसी बातें कह रहे कि उसी में जरूर कोई खोट है, इसीलिए शादी की है। आपको ये सब बात सुनाई नहीं देती? भैंस के आगे बीन बजा वाली कहावत नहीं सुनी क्या? प्रसाद की बातें सुन के शारदा कुछ जवाब नहीं दे पाती, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। इधर रमेश भी गुस्से से अनामिका को देखता है और अपनी माँ के पीछे पीछे चला जाता है। ये देखकर अनामिका दुखी हो जाती है। ससुर जी प्रसाद उसे आकर समझाते हैं। तब बीच रात थी जब पूरा गाँव सो रहा था। अनामिका चटाई बिछा के किचन में सो रही थी। उसके पास सासू माँ शारदा और पति रमेश आते हैं। बिना आवाज किए हुए वो अनामिका को जगाते हैं और बिना बात किए हुए उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। जब तक तुम्हारे ससुर जी हैं, मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं निकाल सकती। वो इस बात को मानेंगे नहीं, इसीलिए अब मायके जाओ और जो तुम्हारे पिताजी ने कहा था ले आओ। ऐसा कह के वो दरवाजा लगा देती है। उन फटे कपड़ों में
अनामिका मिट्टी के रास्ते से चलते हुए उस नदी के पास पहुंचती है। परेशान करने के लिए मैं पिताजी के पास नहीं जा सकती जब वो खुद परेशानी में है। ऐसा सोचकर वो नदी में कूद जाती है। अब चूंकि उसे तैरना नहीं आता था, इसीलिए वो नदी में अब डूबने लगती है। वो डूबकर नदी के नीचे चली जाती है। अनामिका को चारों तरफ पत्थर दिखता है। हिम्मत जुटा के अनामिका ढूंढने लगती है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। ये क्या? पर माँ ने कहा था कि यहाँ सोना नहीं है, ये नदी मायावी है जो कि सोना देती है, पर ये वही है क्या? ऐसा सोचते हुए अनामिका चारों तरफ देखने लगती है। उसे एक जगह एक बक्सा दिखता है। पत्थर की मदद से उस बक्से को वो तोड़ती है। उस बक्से से एक परी निकल आती है। वहाँ पे जो छोटे छोटे पत्थर थे वो भी सोने की तरह चमक रहे थे। ये देखकर अनामिका बहुत खुश हो जाती है। बहुत खुश हूँ अनामिका, ये सोना तुम ले जाओ अपने साथ और अपनी सासू माँ को दे दो। सुनते ही अनामिका आश्चर्य हो जाती है। फिर खुद को संभालते हुए, आपको मेरे बारे में कैसे पता? मैं एक देव कन्या हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। जितना सोना चाहिए उतना ले लो, हमें फिर नदी किनारे भी जाना है। ऐसे कहने पर अनामिका ने जितना सोना चाहिए था उतना ले लिया। फिर देव कन्या अनामिका को बाहर ले आई। फिर वो नदी के पत्थर के ऊपर आके बैठे। देव कन्या अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने लगी। तुरंत पैसों की गड्डियां आ गई। वो पैसे अनामिका को दे दी। तुमने नदी में से सोना लिया ना, अब सोने के साथ साथ ये पैसे भी लो और ले जाके अपनी सास को दे दो। ये सब सासू माँ को दे दो तो वो मेरा ख्याल रखेंगी? अब मैं क्या कहूँ, तुम तो मेरे से बेहतर अपनी सासू माँ को जानती हो। हाँ देव कन्या, वो तो सोने के लिए, पैसों के लिए पागल है। तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले अनामिका, संभल के रहना। ऐसा कह के अनामिका देव कन्या को प्रणाम करती है और वहाँ से चली जाती है। देव कन्या मुस्कुरा के अंतर ध्यान हो जाती है। अनामिका पैसे और सोने लाकर अपनी सासू माँ को दे देती है। वो सब कुछ पाकर शारदा बहुत खुश हो जाती है। तब से वो अनामिका का बहुत अच्छे से देखभाल करने लगती है और पूरा परिवार सुखी सुखी रहने लगता है। सरकारी शिक्षिका के रूप में काम करती थी सास बहू शारदा अनामिका। ट्रांसफर लेटर हाथ में लेकर वो घर लौटती है और आके सोफे पे बैठ जाती है। उन दोनों के पति प्रसाद और रमेश बाप बेटा दोनों घर का सारा कामकाज करते थे। जैसे ही पता चलता है सास बहू घर लौट आई है, दोनों के पति चाय बना के ले आते हैं। प्रसाद शारदा को चाय देते हुए कहते हैं, क्या शारदा, सास बहू की कहाँ तबादला हो गई? बहुत ही गांव देहात है धृतराष्ट्रपुर। शारदा ने जब इस तरह से बताया, ये सुनकर प्रसाद बहुत डर गए। नहीं शारदा नहीं, उस गांव में नहीं, तुम और बहू कहीं और तबादला ले लो, पर उस गांव में बिल्कुल मत जाना। उनकी बातें सुन के रमेश भी वहीं खड़े खड़े डर के मारे कांपने लगा। हाँ माँ, हम किसी और गांव में चले जाएंगे, पर धृतराष्ट्रपुर नहीं। कल जाके आप सर से मिलिए और अपना ट्रांसफर बदलवा लीजिए। अब बाप बेटा ट्रांसफर के नाम से इतना ज्यादा डर रहे थे, ये देखकर सास बहू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शारदा अनामिका उनके मुंह के तरफ देखती रह गई। जैसे आप लोगों ने धृतराष्ट्रपुर का नाम सुना, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस गांव में त्रिपुरा नाम के एक शैतान का राज चलता है। वहाँ उस शैतान की बात ही आखिरी बात है, वही राज करती है और वो गांव वालों को परेशान करके अपना भूख मिटाती है। बाप बेटे की बातें सुनने के बाद सास बहू इस बात को बहुत हल्के में ली और उनकी बातों को हवा में उड़ा दी। आप लोगों को इस बारे में कैसे पता चला? आप लोग वहाँ गए थे? पिताजी को देखकर मेरे पति डर के मारे कांप रहे हैं। मुझे तो लग रहा है ये दोनों जरूर गए थे। अरे शारदा, तुम कैसे इस बात को समझोगी? उस गांव में मत जाओ, कहीं और तबादला ले लो। आज के जमाने में शैतान होते हैं क्या? और अगर हो भी जाए तो मैं और बहू संभाल लेंगे। आप लोग अपना सामान ध्यान से पैक कर लीजिए। अजी, मेरा पसंदीदा पकौड़ी बना के ले आके दीजिए तो। ऐसा कहकर शारदा और अनामिका अपने अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। बाप बेटा एक दूसरे के चेहरे की तरफ बस देखते रह जाते हैं। फिर अपने अपने पत्नियों के कहे मुताबिक काम करने के लिए किचन में चले जाते हैं। और ठीक उसी समय धृतराष्ट्रपुर गांव में निर्णयशिला के पास वो भयानक शैतान त्रिपुरा बैठी हुई थी। वहाँ सुरेश का सर कटा हुआ पड़ा हुआ था और उसके पैरों के पास उसका शरीर पड़ा हुआ था।
लोग वहाँ डर के मारे कांप रहे थे। ये गांव मेरा है, यहाँ का राजा भी मैं हूँ और मंत्री भी मैं हूँ। तुम्हारे लिए दिन और रात में कोई फर्क नहीं। जब मैं तुम्हें सोने के लिए कहूँगी तुम्हारे लिए रात होगी, और जब मैं कहूँगी काम करने के लिए तो तुम्हारे लिए दिन होगा। समझे कि नहीं? इस तरह जोर जोर से कहने लगी। ये सुनकर पूरा गांव दहशत में आ गया। सारे गांव वाले एक साथ कहने लगे, हाँ हाँ, हम समझ गए। गांव वालों को इस तरह से डर के मारे कहते हुए देखकर शैतान बहुत खुश हो रही थी। तो तुम लोग में से कौन आके अच्छे से अपना सर कटवाएगा? उसके ऐसे कहने पे सभी लोग गोपी की तरफ देखने लगे। शैतान भी गोपी की तरफ नजर घुमाई। गोपी कांपते कांपते शैतान के पास गया। बगल में रखा हुआ कटा हुआ सर शैतान ने उठा के गोपी को दिया। इंसान का कटा हुआ सर गोपी हाथ में लेके कांपने लगा। जाओ, इस सर को लेके जाओ और अच्छे से टुकड़े टुकड़े करो ताकि मैं खा सकूं। शैतान के ऐसे कहते ही गोपी बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चला गया। अब बताओ, कौन मेरे लिए स्वादिष्ट सर की सब्जी बनाएगा? शैतान के ऐसे कहते ही सारे गांव वाले सुधीर की तरफ देखने लगे। शैतान ने भी सुधीर को मुड़ के देखा। सुधीर फिर चुपचाप शैतान के पास आके खड़ा हो गया। तुम गोपी के पास से सर के टुकड़े ले जाके स्वादिष्ट करी बना के ले आओ। शैतान के ऐसे कहते ही सुधीर डर के मारे गोपी के पीछे पीछे चला गया। मेरे खाने के बाद ही तुम लोग अपने अपने काम पे जाओगे। तब तक एक मेरा हाथ दबाओ और दूसरा आके मेरे पैरों को दबाओ। ऐसे कहने पे दो आदमी वहाँ से शैतान के पास जाकर एक उसका हाथ दबाने लगता है और दूसरा उसका पैर। इसी तरह समय निकलता है। इतने में ही अच्छी खुशबूदार इंसान का सर का करी बना के सुधीर वहाँ पे ले आता है। गर्मा गर्म सर की सब्जी देखकर शैतान बहुत खुश हो जाती है, लेकिन फिर अचानक से गुस्से से कहने लगती है, आइंदा फिर जब मुझे कभी खाने का मन होगा मैं तुम लोगों को बुलाऊंगी, और अगर तुम लोग नहीं आए तो मैं तुम लोगों के सर को तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगी। उसके बाद उसे पका के मजे से खाऊंगी। अभी तुम लोग जाओ। ऐसा कहने पे सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। 2 दिनों के बाद खुशी खुशी सास बहू और भयभीत होकर बाप बेटा धृतराष्ट्रपुर गांव में आके पहुंचते हैं। वो एक बड़ा सा मिट्टी का घर भाड़े पे लेते हैं। फिर शारदा और अनामिका अपना ट्रांसफर लेटर साथ लेके स्कूल की तरफ जाती हैं। वहाँ एक स्कूल तो था, वहाँ टीचर भी थे, पर वहाँ पे कोई बच्चे नहीं थे। शारदा अनामिका बहुत आश्चर्य हुई। वो सारे क्लासरूम को देखने लगी। एक क्लासरूम में भैंस थी। वहाँ एक शिक्षक उन्हें चारा दे रहे थे। दूसरे क्लासरूम में गाय थी। वहाँ पे वो उससे दूध निकाल रहे थे। और एक क्लासरूम में मुर्गियाँ थी। वहाँ एक टीचर अंडे चुन रही थी। ये सब देखकर सास बहू समझ नहीं पा रही थी कि आखिर में हो क्या रहा है। उन्हें सब कुछ अजीब सा लग रहा था। फिर शारदा कहने लगती है, यहाँ एक स्कूल हुआ करता था ना? था, मतलब यही तो है। फिर विद्यार्थी? शैतान ने कहा कि बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, इसीलिए बच्चे नहीं आते। हम उनके ऊपर कुछ कह नहीं सकते। यही त्रिपुरा का हुक्म है। कल आप लोगों को त्रिपुरा से मिलने जाना होगा और वो जो कहे वही करना होगा। ऐसा कहकर मास्टर जी वहाँ से चले गए। अगले दिन सारे गांव वाले फैसले के चट्टान के पास आके खड़े हो गए। सब काफी डरे हुए थे। उनके साथ सास बहू भी जाकर वहाँ खड़ी हो गई। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में वहाँ हो क्या रहा है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे शैतान त्रिपुरा आती है। उसने एक हाथ में मुर्गी पकड़ रखा था और दूसरे हाथ में मुर्गी, और आके उस चट्टान पे बैठ जाती है। फिर सास बहू शारदा अनामिका पे उसकी नजर पड़ती है। शैतान को सास बहू बहुत अच्छी लगती है। शैतान को देखने के बावजूद सास बहू डरी नहीं और निडर होकर वहाँ पे दोनों खड़ी रही। तुम दोनों देखने में तो बहुत सुंदर हो। हम लोग सास बहू हैं। हम इस गांव के स्कूल के नए टीचर हैं। फिर आज से तुम दोनों हुई मेरी रसोइया। जो मुझे पसंद है खाने में वो तुम लोगों को लाना होगा।
मेरे लिए पकाना होगा। और अगर नहीं पकाए तो? गर्दन से सर अलग हो जाएगा और मेरी भोजन बन जाओगी। इस तरह वो जोर जोर से हंसने लगती है। आगे क्या हुआ जानने के लिए दूसरा भाग जरूर देखें। दूसरा भाग